विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह 45वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संभावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है। हमें जो शब्द दे रखा है चंद्रमुख, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो शब्द है चंद्रमुख, यहाँ मुख कैसा है, चंद्र के समान है, यहाँ पर विशेषता है, इसलिए यहाँ जो समास होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। क्या है प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। भारतेंदु युग को, शुक्ल युग को, द्विवेदी युग को या प्रेमचंद्र युग को। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का उचित अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं, बिल्ली को सजाना, ऑप्शन बी है घंटी सुनने के मजे लेना, ऑप्शन सी है अपने को संकट में डालना, ऑप्शन डी बिल्ली को क्रोधित करना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका उचित अर्थ जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ क्या होगा, अपने को संकट में डालना, अर्थात ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जो पंक्तियां हमें दे रखी है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा, यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा कौन सी है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा कौन सी है। मानक भाषा है, पश्चिम भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है या साहित्यिक भाषा है। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा जो है वो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 6, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो पंच परमेश्वर इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। हमारा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। कूपमंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। कुएं में गिरना, ये इसका आशय नहीं है। घर में रहना, ये भी आशय नहीं होगा। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, तो कूपमंडूक होना मुहावरे का जो सही आशय होगा वो अत्यंत सीमित ज्ञान होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। राणा प्रताप, ऑप्शन बी है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सी है हरिओत, ऑप्शन डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो हल्दी घाटी के जो रचनाकार है उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा वर्ण
उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त ये दंत्य है, न ये भी आपका क्या है, दंत्य वर्ण है, द ये भी आपका दंत्य वर्ण है, ट जो है ये आपका दंत वर्ण नहीं है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हलाहल। हलाहल शब्द का विलोम क्या होगा? हलाहल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले हलाहल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हलाहल शब्द का अर्थ होता है विष। हलाहल शब्द का अर्थ क्या होता है? विष होता है। तो विष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमृत, और अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। तो आपका ऑप्शन सी सुधा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। तो जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा घोर प्रयत्न करना, अधिक मेहनत करना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घोर प्रयत्न करना हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बिहार, राजस्थान, बनारस या मगध? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है बनारस को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बनारस किस प्रदेश में है? तो बनारस आपका यूपी में है, और यूपी को घाटों का शहर कहा जाता है। यूपी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। ये चीज भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। जो 4 विकल्प दे रखे हैं इनमें से हमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सा आपका समास रहेगा? तो पीताम्बर शब्द में आपका जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगला विकल्प है रुपया पैसा। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है रुपया और पैसा, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर जो समास होगा रुपया पैसा, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हमारा जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में क्या आ रहा है? संख्या आ रही है, इसलिए इसमें जो समास होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। और अगला है नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। श वर्ण है, श वर्ण कौन सा वर्ण है? तालव्य है, मूर्धन्य है, औष्ठ है या दंत है? तो श जो वर्ण है आपका ये कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ये तालव्य वर्ण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। यदि आपसे स पूछा जाता, स कौन सा वर्ण है? तो स आपको याद रखना है दंत वर्ण है। कौन सा है? दंत वर्ण है। अगर श षटकोण का पूछा जाए तो ये कौन सा वर्ण है? तो ये आपको याद रखना है मूर्धा व्यंजन है। कौन सा है? मूर्धा वर्ण है। और अगर आपसे श पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है तालव्य है। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। राइट? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।